उस आर्टिकल आज बीबीसी की एक स्टोरी है और स्टोरी की जो हेडलाइन है वो पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप में शऊर है या आप वाकई इंसानियत के ऊपर और इक्वल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं। उसमें जो उसकी हेडलाइन है उस आर्टिकल की, बीबीसी लिखता है कि फातिमा जना, जी हाँ मादरे मिल्लत की बात हो रही है, कायदे आजम मोहम्मद अली जना की मादरे मिल्लत की बात हो रही है, कायदे आजम मोहम्मद अली जना की बहन की बात हो रही है। तो उसकी जो हेडलाइन है वो है कि फातिमा जना ममता और नस्वानियत से आ रही हैं। ये बहुत ही अटैकिंग जुमला है, बहुत ही अटैकिंग जुमला है। एक खातून समझ सकती हैं कि इससे दोनों साइडों के ऊपर हमला किया गया है एक औरत की, उसकी ममता पे भी और उसकी नस्वानियत पे भी। ये कहना था सदर अयूब का और ये लिखा है डॉक्टर रवीना सहगल ने अपनी रिसर्च में कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया सदर अयूब की तरफ से। और उन्होंने उन पर यह हमला क्यों किया, आप ये सोच रहे होंगे। हमला इसलिए किया कि जब सदर अयूब ने अपना पूरे का पूरा इख्तियार और इक़्तिदार पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर लिया और उनको लगता था कि अब उनके मुकाबले पे कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर लोगों को अपने साथ मिला लिया, डंडा भी उनके पास था, पैसा भी उनके पास था। और हमारे आपको पता कल्चर के अंदर डंडा और पैसा जिधर हो, ज्यादातर लोग, अब तब्दीली आ रही है लेकिन तब ज्यादातर लोग उसी तरफ मरूब होते थे। तो जितने बड़े बड़े अशराफिया के अलीट के बड़े बड़े गुर्गे थे वो सदर अयूब की तरफ चले गए और उन्होंने 1958 में जो कब्जा किया वो उसे बरकरार रखना चाहते थे। 1964 में और फिर 65 में अर्ली जो इलेक्शन हुए उसमें उनके मुकाबले, सदर अयूब के मुकाबले या जनरल डिक्टेटर अयूब के मुकाबल कोई उम्मीदवार आने को तैयार नहीं था और उन्हें लगता था कि कोई उम्मीदवार जो है वो तैयार होगा। इस सिनारियो के अंदर फिर 5 जो पार्टीज थी या उनके 5 जो बड़े रहनुमा थे उन्होंने एक मीटिंग की, जिनके मैं नाम आपके सामने रखता हूं। हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 जमातों ने कंबाइंड अपोजिशन या मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम से सियासी इत्तेहाद कायम किया। इस मीटिंग में मुस्लिम कौंसिल के सदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, निज़ामुल इस्लाम पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद अली, नेशनल अवामी पार्टी के सदर मौलाना अब्दुल हमीद बाशानी और मियां महमूद अली कसूरी अवामी लीग की जानब से और शेख मुजीबुर रहमान और जमात इस्लामी से चौधरी रहमत अली शरीक हुए। इन 5-6 लोगों ने मिलकर फिर एक मुत्तहिदा अपोजिशन बनाई और ये गए तमाम के तमाम फिर फातिमा जना साहबा के पास, जो उस वक्त 71-72 वर्ष उनकी उम्र थी और ज़ईफ भी थी जाहिर है, और सियासत से उनका कोई बहुत ज़्यादा उनको उस वक्त शगफ नहीं था, वो बहुत एक्टिव उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी। और इन लोगों ने जाके कहा कि हमारे पास एक भी ऐसा अब उम्मीदवार नहीं है जो सदर अयूब की रौनक, उसकी ताकत, उसकी फस्तायत का मुकाबला कर सके, तो आप इलेक्शन की उम्मीदवार बन जाएं अयूब खान के मुकाबले में। वो इसके ऊपर क्लियर नहीं थी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक किताब में जो दिबाचा लिखा उन्होंने उसका, उसमें लिखते हैं कि फिर हम सब ने, वो भी वहां मौजूद थे, हम सब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि बाहर सहाफ़ी आए हुए हैं, अगर ये पूरी अपोजिशन जो है वो यहां से नाकाम लौटी और आपने इस इलेक्शन को लड़ने का फैसला ना किया तो फिर अयूब खान और भी ताकतवर हो जाएगा और उसकी फस्तायत जो है वो पाकिस्तानियों को और बर्बाद कर देगी। फातिमा जना साहबा ने इस बात के ऊपर मजबूरन ये हामी भरी और उन्होंने 71 साल की उम्र में, जब ज़ईफी भी थी या उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने एक बहुत ही तगड़े डिक्टेटर जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है और पता नहीं कौन कौन खड़ा है उसके साथ टक्कर लेने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने इलेक्शन की मुहिम शुरू की, और यहां मैं 2 बातें बता दूं कि एक तो इलेक्शन के बिल्कुल भरे हुए इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग कौंसिल के सदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे उनका इंतकाल हो गया, जिसका गहरा असर पड़ा इस इलेक्शन पे। दूसरा, मौलाना मदूदी जो थे वो उन्होंने जमात इस्लामी की पहले नुमाइंदगी नहीं की थी, वो जेल में थे। जब वो रिहा हुए तो दूसरे इजलास में फिर उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की। मीन जो जमात इस्लामी की क़यादत थी उस वक्त वो भी फातिमा जना साहबा के साथ खड़ी थी। ये ना बताया जाए तो ये बदयांती होगी, इसलिए ये पॉइंट सामने रखना जरूरी था। अब क्या उस वक्त फातिमा जना साहबा जब पब्लिक में निकली तो पब्लिक तो फसाइयत से तंग थी। पब्लिक को हालांकि उनके अंग्रेजी के जो खिताबात थे वो समझ नहीं आते थे, लेकिन उनको पता था कि उनका दिल दुरुस्त जगह पर है, वो आम आदमी की बात करती हैं, आम पाकिस्तानी के लिए वो फिक्रमंद हैं। तो वो जहां भी जाती थी, ट्रेन के ऊपर उनका जब मार्च हुआ तो हर जगह वो जो एमरजेंसी जंजीर लगी होती है गाड़ी रोकने के लिए, उसको खींच लिया जाता था हर स्टेशन पर और तकाजा किया जाता था फातिमा जना से कि वो हर जगह पर खड़े होकर तकरीर करें। बहरहाल उनकी जो मकबूलियत थी और सब कुछ था, उससे सदर अयूब को या जनरल अयूब को यह समझ आ गई कि मैं हार जाऊंगा। तो फिर उन्होंने वो हथकंडे इस्तेमाल किए जो एक तो मैंने बता दिया कि उन्होंने कहा कि वो ममता से आ रही हैं। उसके बाद सेक्रेटरी इत्तलात इल्ताफ गौहर ने अपनी किताब फौजी राज के पहले 10 साल में लिखा है कि अयूब खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस जना के गैर शादीशुदा होने, अब कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ चल पड़े हम, गैर शादीशुदा होने के हवाले से उन पर खिलाफ फितरत जिंदगी बसर करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो बदखसाल लोगों में गिरी हुई हैं, मतलब उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इन अदर वर्ड्स वो डायरेक्टली फातिमा जना साहबा का जो सेक्सुअलिटी, मादरे मिल्लत है लेकिन आपको समझाने के लिए, जो सेक्सुअलिटी की साइड है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन यहां पे कर रहे हैं कि वो बदखसाल जो गंदी शोहरत के या गंदी फितरत के या जिनकी गंदी आते हैं वो फातिमा जना के इर्द गिर्द हैं। दूसरे लफ्जों में, क्योंकि उस वक्त जो सोसाइटी थी वो आज से बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी और इतनी ओपनली अयूब खान वो बातें नहीं कह सकते थे जो आज कह दी जाती हैं। इद्दत नकाह के केस में बहुत कुछ गंद मच गया, तब फिर भी कुछ ना कुछ बाकी था, तो तब भी उन्होंने यही हमला किया था। उसके बाद ये जब इत्तेहाद बन गया, मैंने आपको बताया
आया। इलेक्शन मार्च में होने थे। अब आप सोचते होंगे क्या इलेक्शन कमीशन आज ही ऐसा है? नहीं, आज ही ऐसा नहीं है, तब भी ऐसा ही था। इलेक्शन मार्च में होने थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फातिमा जना तो बहुत मकबूल हो रही हैं, क्योंकि उनको बाद में राजी किया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्हें बहुत ही कलील मुद्दत मिली अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। और ज़हन में रखिए, उस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं था, तो गली गली, करिया करिया जाकर अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो करनी पड़ती थी। तो ये देखा गया कि फातिमा जना बहुत मकबूल हो रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाबी दी जनरल अयूब ने, और एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जारी करवाए गए, और इलेक्शन की तारीख मार्च से बदल के फरवरी रख दी गई, ताकि इलेक्शन पहले करवा दिया जाए और फातिमा जना की जो मकबूलियत है वो ऊपर ना जा सके। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम इन्होंने किया, और वो ये किया कि जो मशरकी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, उसमें 2 शख्सियात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक तो शेख मुजीब थे, जो ढाका में, चटागांग में, जो बड़े शहर थे, वहां पर पोलिंग एजेंट भी थे वो फातिमा जना साहबा के। लेकिन दूसरी शख्सियत वहां मौलाना बाशानी थे। बाद में पता चला कि 40 लाख रुपए के एवज मौलाना बाशानी को खरीद लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोगों ने, हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर तहकीक करके लिखा हुआ है, उससे पहले शेख हसीना भी ये दावा कर चुकी हैं। और अगर मौलाना बाशानी ने ईस्ट पाकिस्तान में सपोर्ट करनी थी, और अगर वो सपोर्ट उस वक्त कर देते, तो फातिमा जना बड़ी आसानी से, आल्दो के अयूब खान ने धांधली की लेकिन फिर भी वो जीत जाती। लेकिन मौलाना बाशानी 40 लाख रुपए में बिक गए, ये इल्जाम है उनके ऊपर। बाद में जब उनको अपोजिशन ने काउंटर किया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 40 लाख में नहीं, मुझे तो चाइना की फ्लां पर्सनैलिटी से कहलवाया गया था कि आप अयूब खान की सपोर्ट करें। मैं तो मजबूरी में मैंने वो सपोर्ट किया, और फातिमा जना को मैंने बीच रास्ते छोड़ा, जिसकी वजह से फिर मशरकी पाकिस्तान में जो हुआ और वो हुआ, और आखिरकार फिर मशरकी पाकिस्तान टूटा। अगर फातिमा जना को वहां से वोट पड़ता, 1965 का इलेक्शन फातिमा जना जीतनी, जिसमें शेख मुजीब भी उनके साथ थे और शुरू में मौलाना बाशानी भी उनके साथ थे, तो पाकिस्तान बच जाता, शायद ना टूटता, और उसका कोई और हल निकलता, फेडरेशन का कोई और तरीका निकलता, वहां हम ज्यादा इंडिपेंडेंस देते। अब फातिमा जना उस वक्त किस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रही थी। अब मैंने इलेक्शन कमीशन आपको बता दिया, किरदार कशी बता दी, मैंने आपको तमाम चीजें बता दी। अब जरा आते हैं कि क्या उस वक्त माल पानी के काम हो रहे थे कि नहीं। सुनिए, फातिमा जना का जो सबसे बड़ा करप्शन के ऊपर अटैक था वो क्या था। वो अटैक करती थी कि जनरल अयूब के बेटे गौहर अयूब, उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ी, फौजी कप्तानी छोड़कर गंधारा इंडस्ट्रीज में बड़ा ओहदा संभाल लिया। गंधारा इंडस्ट्रीज ने जनरल मोटर्स, जी अमेरिका की जनरल मोटर्स के असेंबली प्लांट को उसके अमेरिकी मालकान से $10 लाख में खरीदा। सबसे बढ़कर वो अयूब पर आमर होने का इल्जाम लगाती थी, और उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो बेटा है उसकी जो तरक्की और पैसा कमाने की शरह थी वो बिल्कुल भी हकीकी नहीं थी। तो उस वक्त भी ये पैसे की बात थी, करप्शन की जंग भी थी, करप्शन का बयानिया भी था और आमरियत का बयानिया भी था। और मगरबी अखबारात ये लिखते हैं उस वक्त के, न्यूयॉर्क टाइम्स या जितने भी आप अखबारात उठाते हैं, वो टाइम्स हो या दूसरे, कि उस वक्त फातिमा जना बिल्कुल बर्तरी में थी और अवाम उनके साथ खड़ी थी। अगर बड़े बड़े खानदानों की बात की जाए तो सिर्फ मैं चंद एक एग्जांपल्स देता हूं कि जनूबी पंजाब डिवीजन में कुरैशी, गिलानी, खग्गे, बोसन, कांजू, खाकवानी, डाहा, बोदले, खिच्ची, गिरदेजी सभी अयूब खान के साथ थे। ताहम मीर बलकशेर मजारी, पीर जहूर हुसैन कुरैशी और रमजान दरेशक ने मादरे मिल्लत का साथ दिया था। फिर उस वक्त भी ये जबरदस्ती वाले काम सारे किए गए लोगों से पार्टी छुड़वाने की। मसलन जेलम के चौधरी अल्ताफ जो हैं वो साथ खड़े थे मादरे मिल्लत के, लेकिन फिर उनको हरास करवाया गया, धमकियां लगवाई गई नवाब ऑफ कालाबाग के साथ, नवाब ऑफ कालाबाग से, और जिसकी वजह से वो भी फातिमा जना को फिर छोड़ के पीछे हो गए और मादरे मिल्लत के जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हें गुजरात से आना। तो अगर आप गौर करें तो सभी सारे पुराने मसाले हैं, सभी चीजें। मुल्क की सलामती के इल्जाम भी लगाए थे, रॉ का एजेंट भी कहा था फातिमा जना साहबा को, CIA का एजेंट भी कहा था, फिर उनके ऊपर कहा था पानी चोरी कोई किया, उन्होंने उसका बिल भी डाल दिया था, निस्वानियत और उनकी जो इखलाकियात थी उस पर भी हमला किया था। यह भी कहा था कि वो बहुत ज़ईफ भी हैं, वो अकेली भी हैं और उनका दिमागी तवाज़न भी ठीक नहीं है, तो इनको वोट ना डालिएगा, इससे मुल्क में इंतशार आ जाएगा। स्टूडेंट्स उस वक्त मुजाहरे कर रहे थे और फातिमा जना का साथ दे रहे थे, उनको उस वक्त भी इंतशारी टोला कहा गया था। तो चौधरी साहब की जो टेक्स्ट बुक है वो पुरानी है, आज सब कुछ नया नहीं हो रहा। जो आपको लगता है ऐसा था, हमें तो पता ही नहीं था, मैं भी आपके साथ ही हूं, ये हमें पता नहीं था क्योंकि ना हमें तारीख किसी ने बताई, ना हमने खुद सीखने की कोशिश की, ना हमें किसी ने पढ़ाई, ना आपने खुद पढ़ने की कोशिश की। आप सबने स्कूलों में मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ा है, तारीख भी पढ़ी है, याद कीजिए ये तमाम बातें कहीं आपको पढ़ने में सुनने में मिली हैं जो आज आपको पढ़ने और सुनने में मिलती हैं। तो ये वो आपकी ब्रेन वॉशिंग थी जो की गई और दहाइयों तक की गई, और आज जब आप डायरेक्ट आपका सर पत्थर के अंदर लगा है तो आपको समझ आइए कि यहाँ क्या है। और अब आप रोते हैं कि डी चौक में गोली चल गई, और आज आप रोते हैं कि फलां जगह पर ये हो गया और फलां जगह पर ये हो गया। ये सब कुछ बहुत पहले का हो रहा है, हम इसे रजिस्टर नहीं कर रहे थे। आज BBC